जीएम फाउंडेशन के प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल मिडास कैपिटल ने कानपुर फाइल्स शीर्षक से फिल्म बनाने की घोषणा की। शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म के निर्माता इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी फिल्म 1984 हुए सिखों के नरसंहार की व्यवसायिक घटनाओं पर आधारित होगी। फिल्म का पूरा नाम है कानपुर फाइल्स। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म में 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सिखों के खिलाफ हुई पूर्व नियोजित सामूहिक हत्याएं, लूटपाट और हिंसक घटनाओं को तथ्यों, सबूतों, गवाहों और पीड़ितों के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा। इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि घटना के इतने बरस बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और न ही पीड़ितों को इंसाफ मिला है। इसी विषय में प्रेस वार्ता की गई। इंडिया के बीच में हमें, भारत के बीच में हमें 45 साल हो गए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी कल ही बात हुई कुलदीप सिंह भोगल जी से, तो इन्होंने कल मेरे को एक बात बताई कि इनको 6 साल पहले ही पता लगा था कि ये वाला केस जो कानपुर के बीच में हुआ है, पता तो ये लगा था कि पहले 300 जो कत्लेआम हुआ है, 300 बंदे का कत्लेआम हुआ है, पर जब पता लगा रंगनाथन मिश्रा जी आयोग की रिपोर्ट के बीच में आ गया कि 127 मौतें ही दर्ज की गई है। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि उसके बाद में भी किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। जिसकी FIR दर्ज हुई भी है तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं चला। क्यों केस नहीं चला? क्योंकि उसका कोई भी जो उसके बीच में एविडेंस उसके बीच में था ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो केस अगर इतना लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कुलदीप सिंह भोगल जी, इसके बीच में हम सबसे पहले इनका भी धन्यवाद करते हैं, परसून कुमार जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये लड़ाई को एक अपना समझ के देखा कि एक इसके बीच में हम अब लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। कोई इसके बीच में हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई जैनी का काम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि एक नरसंहार हुआ, अगर कत्लेआम हुआ तो कहाँ पर हुआ? हमारे हिंदुस्तान के बीच में ही हुआ। आज जैसे कुलदीप सिंह जी ने मेरे को कल ही बोला कि इन्होंने एक लखनऊ के बीच में जनहित जो है याचिका लगाई, उसके बाद इन्होंने राजनाथ जी से बात की। राजनाथ जी ने फिर एक SIT जो बनाई और SIT को भी हैरानगी की बात यह है कि SIT को भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से ऊपर का समय लग गया, क्योंकि उसके बीच में कोई बंदे जो कुछ बंदे मर गए थे, कुछ बंदे चले गए थे, कुछ बंदे बीमार हो गए थे, कुछ बंदे जो पकड़े गए और उन बंदों में से किसी की उम्र 70 साल, किसी की उम्र 75 साल, किसी की उम्र 85 साल है। 35 साल तक विटनेस और विक्टिम यही नहीं साबित कर रहा है कि हमारे 127 सिखों को मारा गया। तो जहाँ पर बात होती है 1984 के राइट्स की, जिसको हम लोग अब जेनोसाइड की तरह जानते हैं, तो ये जेनोसाइड सिर्फ एक कौम का नहीं है, बल्कि उस कौम का है जो मानवता के लिए, अपने लंगर सेवा के लिए और दुनिया भर में किसी के लिए भी कभी भी जरूरत हो तो खड़े रहते हैं। कोरोना में भी दिखाया कि अगर कोई मानवता के लिए आगे करके आया तो वो सिख कम्युनिटी आई। तो ऐसा क्या हो गया सिख कम्युनिटी को, जो इतने सालों से अपनी कुर्बानियां शहादत देती आई है, बट 35 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में केस दर्ज होके इन्वेस्टिगेशन का संगठन होना वो ही नहीं हो पाया। और जैसे आपने जाना अभी कि अब बात कर रहे हैं बोकारो की भी, जो अगली सीरीज में अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि बोकारो के ऊपर भी बोकारो फाइल्स करके निकालें। तो 60 लोग सिर्फ, और इतने साल 39 ईयर्स, 4 डेकेड, और आज तक उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरीके का ये पहलू है? आज अच्छा ये हो गया कि भाई आप सोशल मीडिया के थ्रू और OTT प्लेटफॉर्म से थ्रू मूवी बना सकते हैं। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने परों के ऊपर पानी नहीं डालने दिया हमें, और हमें कहा आप यहाँ पे आएंगे आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। हम दोनों चोरी छिपे वहाँ जाते थे, लोगों से मिलते थे और महिलाओं से मिलते थे, और ये हमारे साथ हुआ। आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रेस का भी, यहाँ सरकार के भी नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री तक, सेंटर तक और वहाँ पहुँचाई जाए कि जो लोग भागे हुए हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए, वो जेल की सलाखों में जाने चाहिए। यहाँ भी तो सज्जन कुमार और दूसरे उनके साथी जो है वो जेल की सलाखों में गए हैं। वहाँ भी लोग जो है जो रह गए हैं, जो भागे हैं, उनको जेल की सलाखों में जाना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने भाई का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई को साथ में एक पिक्चर बनाने का प्लान बनाया, और हम उनसे शुक्रगुजार है। और हम कहते हैं हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिक्कत आएगी कानपुर में, आपने
वो घर की जो जिन घरों पे मारा गया था, जिनको ऊपर से फेंका गया था, वो बम फैक्ट्री, आपको वहाँ पे हम इसकी शूटिंग जो है, इसकी तस्वीरें हम आपको ले चलेंगे साथ में, वहाँ करवाएंगे आपको और उन लोगों से मिलवाएंगे जो आज वहाँ पे अपना आशियाना जो उनका है दोबारा बना के दुकानें, वो आपको सच। देखिए, इस केस को फाइल करने का मकसद एक ही था कि जो भी इसमें दोषी या गुनहगार हैं, चूँकि ये क्रिमिनल पिटिशन थी हमारी, कि जिसमें दोषी या गुनहगार जो भी लोग हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इससे एक मैसेज जाना चाहिए समाज में कि कोई भी इंसान दोष करके, कोई भी इंसान किसी तरह का गुनाह करके वो जेल की सलाखों से भाग नहीं सकता, कानून के पंजों से बच नहीं सकता। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि जिसको आपने एक नरसंहार किया, जिसके साथ किया, जिसके परिवार को बर्बाद किया, उसको अंत में कहीं ना कहीं तो न्याय मिलना ही चाहिए, और इसी की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो घर जाना चाहिए था, आप उसको कुरेद के फिर जनता के सामने उसको नासूर बना कर पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें जनता में मैसेज कैसा जाएगा? लोग क्या सोचेंगे कि आप फिर वही माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या उस धाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देखिए, आपका जो सवाल है उस सवाल में आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, अगर आप इस बात को समझें किसी भी तरह से कि अगर किसी के साथ किसी ने कोई गुनाह कर दिया और वो उस मुद्दे को उठा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को मैसेज दे रहा है कि भाई मैं अपना मुद्दा उठा रहा था, तुम भी अपना मुद्दा उठाओ। इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि मेरे साथ अगर अन्याय हुआ है तो किसी दूसरे के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए मैं अपने अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम भी सतर्क हो जाओ, तुम भी समझ जाओ, और कल को होके तुम भी इतने बलवान हो जाओ कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना हो पाए। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि दूसरे को ये चीज़ें, ये मैसेज जाए, इस तरह की चीज़ें जाएं जिससे कि कल को लोग समझें कि नहीं उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो।